हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का यानी आपके फिजिक्स बुक का जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड अपनी परीक्षा में पूछा है वो सभी क्वेश्चन देखने वाले। जैसे कि आपने देखा लिखा गया PYQ ऑब्जेक्टिव वन शॉट, यानी एक ही वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1/4πε0 का मान क्या होता है। हम जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। तो 9 × 10⁻9, देखिए यहाँ पर 9 × 10⁻9 है, या 10⁻−9, 10⁻−12, 10⁻12, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया 80। ओके, और बता दिए यदि किसी और एक ऑप्शन में 9 × 10⁻9 रहता तो हम क्या करते हैं, तब ये मात्रक देखते हैं। बहुत बार क्या करता है ना, वैल्यू सेम दे देता है, मात्रक चेंज कर देता है, इसलिए सावधानी से टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ऑप्शन ए E = F/Q, दिया E = QF, E = Q/F, यानी सभी ऑप्शन में किसका बात किया, E का बात किया है। तो हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एकांक आवेश पर कार्यरत बल होता है। तो E का फॉर्मूला था F/Q, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा A, तो A टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है, कूलम-मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा A, तो A टिक कर दो। ओके, क्यों होता है तो आपने पढ़ा द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर होता है Q × 2A, जहाँ Q क्या है आवेश, आवेश का सही मात्रक कूलम, और 2A क्या है, दोनों आवेश के बीच की दूरी होता है, दूरी कैसे मतलब मीटर, तो कूलम-मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा A, A टिक कर दो। किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतता यानी अपेक्षित विद्युतशीलता का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन r का फॉर्मूला होता है मीडियम का विद्युतशीलता बटा निर्वात का, यानी एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व हम लोग लिखते हैं सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है Q/A, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन ए दिया आवेश इंटू क्षेत्रफल, गलत। बी दिया कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, ये आपको रटना पड़ेगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, ये होता है 80, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, तो हम लोग पढ़े चलो E बराबर होता है F/Q। तो अब इसमें पूछा गया बल का मान क्या होता है, F का फॉर्मूला क्या होगा Q × E, Q इधर है तो मल्टीप्लाई हो जाए तो Q × E, तो F का फॉर्मूला का Q × E कह दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है संबंध Q = Ne में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो जब हम पढ़े थे लोग आवेश क्वांटमकृत होते हैं तो उसमें लोग देखा था कि जो n होता है ना, n का मान क्या होता है, कोई पूर्णांक संख्या होता है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ने दिया है 4, बी दिया है 8, सी दिया है 4.2, तो 4.2 फ्रैक्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी n का मान 4.2 नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हवा में एप्सिलॉन r का मान क्या होता है। तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन r का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हवा को भी लगभग निर्वात मान लिया जाता है, या यदि निर्वात ना माने तो इसका वैल्यू 1.00 समथिंग आएगा, तो इसलिए हवा का भी हम लगभग 1 मान लेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ने दिया शून्य, बी दिया अनंत, सी दिया 1, डी दिया इतना, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हवा के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन दिया आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का फॉर्मूला हम पढ़े Q बराबर क्या होता है, IT होता है। जैसे I = पढ़े Q/T, तो Q = IT, I का यानी I में विद्युत धारा, विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, A होता है, और समय का T होता है, यानी AT होगा। तो AT को ही दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। वोल्ट बटा मीटर मतलब क्या हुआ, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। कैसे, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे लोग, E = -dV/dr, -dV/dr। तो V क्या है, विभवांतर है, इसका सही मात्रक क्या होता है वोल्ट, r क्या है दूरी, दूरी कैसे मात्रक मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, और E क्या है विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, यानी विद्युत क्षेत्र का सही मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है। इसलिए ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, dt। ओके, अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। अब ध्यान देंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो जब भी किसी चीज का मात्रक निकालना याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो एक ऐसा फॉर्मूला इमेजिन करेंगे जिस फॉर्मूला में वो राशि हो और बाकी सबके सही मात्रक पता हो। चलिए ऑप्शन ए दिया न्यूटन मीटर इनवर्स, बी दिया है फैराड मीटर इनवर्स, सी दिया है कूलम पर वोल्ट, डी दिया है फैराड मीटर। ओके, चलिए तो एक तो एप्सिलॉन नॉट हम लोग पढ़े चलो F = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², तो उसमें क्या आता है कूलम के टर्म में आता है, मीटर के टर्म में आता है, बट इसमें फैराड आ गया फैराड, तो फैराड वाला कोई एक फॉर्मूला सोचिए जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता हो। तो हम लोग पढ़ेंगे लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, C = क्या पढ़े लोग, A एप्सिलॉन नॉट/d,
ओके, आप यहाँ से एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसका मात्रक निकालना है एप्सिलॉन नोट का, तो इस डी को इधर भेज देते, होगा सी डी, अब बटे में क्या आएगा ए, तो लिख दिए। ओके, अब बताइए सी माने धारिता, धारिता कैसे मात्रक क्या होता है? फेराइड होता है, तो फेराइड। डी माने दूरी, दूरी कैसे मात्रक? मीटर। अब बटा क्षेत्रफल कैसे मात्रक? मीटर स्क्वायर। तो मीटर से स्क्वायर के ऊपर आए तो क्या हो जाएगा? फराड मीटर इनवर्स। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके, बाई द वे किसी के दिमाग में क्या आता है सर? सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। ये किसका धारिता होता है? किसी गोलीय चालक की धारिता। अब मान लीजिए यहाँ से हमको निकालना है एप्सिलॉन नोट का, एप्सिलॉन नोट का निकालना है, तो यहाँ सी है, तो सी का एसआई मात्रक फेराइड होगा। अब बटा में देखिए 4 का एसआई मात्रक नहीं होगा, पाई का नहीं होगा, सिर्फ आर का होगा ना, तो आर यानी दूरी, तो बटा में दूरी यानी मीटर रहेगा, तो एफ बटा एम क्या होगा? फेराइड मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो किसी भी तरफ करके आप क्या कर सकते हैं? इसका मात्रक निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? फिर आगे पृष्ठ घनत्व अभी कुछ देर पहले आया था, क्या था? कूलम फॉर मीटर स्क्वायर। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर दीजिए। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में यदि आवेश क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य है, आवेश क्यू यानी क्या? आप देखिए यहाँ पर एक आवेश क्यू है और यहाँ पर आवेश क्यू है, तो क्यू पर कुल बल क्या है? शून्य है। तो क्यू बटा क्यू का मान, यानी हमको इस ये वाला अनुपात निकालना है, क्यू बटा क्यू का मान क्या होगा आपको ज्ञात करना। ओके, ये सवाल कब आया था? इस सवाल आया था 2018 एनुअल एग्जाम, यानी 2018 वार्षिक परीक्षा में सवाल आया हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात बताइए, इसमें क्या बोला गया है? इस पर कुल बल 0, इस पर या इस पर, कौन होगा इस पर? देखेंगे तो बताइए, जब इस पर कुल बल 0, इस पर कुल बल 0 कब होगा? सबसे पहली बात, इस आवेश पर बल किस किस आवेश के कारण लगेगा? एक तो ये वाला आवेश लगाएगा, तो चूंकि दोनों सेम आवेश है, तो साहित्य आवेश में प्रतिकर्षण होता है, तो इस आवेश पर इसके कारण किधर बल लगेगा? इस दिशा में बल लगेगा, इधर, इधर बल लगेगा। चलिए, अब इस आवेश के कारण किधर बल लगेगा? तो यदि ये भी प्लस चार्ज रहे, यानी इसी नेचर का रहे, तो ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो क्या कभी कुल बल 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। यानी अभी तभी पॉसिबल है, इस पर कुल बल तभी 0 हो पाएगा जब ये वाला जो स्मॉल क्यूब है ना, इसका नेचर इसका उल्टा, यानी ये प्लस में तो किस में हो? माइनस में हो। ये प्लस में तो किस में हो? माइनस में। इससे होगा क्या? है जो कैपिटल क्यू था, इसको इधर बाहर की ओर बल लगा रहा है, तो है वाला क्या होगा? माइनस आएगा, तो अंदर की ओर लगाएगा, और ये भी क्या करेगा? अंदर की ओर लगाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन में बोला भी गया है कि इस पर कार्यरत कुल बल 0 है। कुल बल क्या है? 0 है। तो कुल बल 0 कब होगा? जब ये आकर्षित करे, आकर्षित करे, और इसको प्रतिकर्षित करे। तो ये कंफर्म में कैपिटल क्यू जो है इसी नेचर का, इन दोनों सेम है, तो प्रतिकर्षित करेगा, तो है दोनों क्या होगा? अपनी ओर खींचेगा। अब चलिए, तो अब इसमें कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया, एक बॉल लग रहा है इधर, एक बॉल लग रहा है इधर, एक बॉल लग रहा है इधर। ओके, इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच का बॉल है, इसको मान लेते हैं एफ क्यू क्यू। हयो क्या है? एफ क्यू क्यू। हयाला क्या है? एफ कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। समझिए बढ़िया से, ये वाला क्या है? एफ कैपिटल क्यू, यानी दोनों कैपिटल क्यू के बीच का बॉल है क्या है? एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ये भी क्या है? एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। और रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0। चलिए यदि इसको मिलाते हैं इस तरह से, तो ये कोण कितना होगा? 45 डिग्री। ये भी कोण कितना होगा? 45 डिग्री। ओके, चलते ये वाला कोण कितना है? 45 डिग्री। अब बताइए, यदि इसका कंपोनेंट इधर तोड़े, अब बस दो रास्ते हैं, इसका कंपोनेंट इधर तोड़िए, इधर तोड़िए, चाहे इसी का इधर इधर तोड़िए। चलिए इसको करते हैं। इधर क्या है? एफ क्यू क्यू है, तो इसको इधर तोड़ेगा, क्या आएगा? ये आएगा एफ क्यू क्यू कॉस 45 डिग्री। क्योंकि जब भी कोण की ओर कोई वेक्टर तोड़ते हैं तो कॉस लेते हैं, ये भी सेम टू सेम इतना ही आएगा। तो एक इसके कारण आएगा एफ क्यू क्यू कॉस 45, इसके कारण भी सेम ऐसा ही आएगा। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें? अब इन दोनों का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इधर बॉल लग रहा है एफ क्यू क्यू, इधर लग रहा है 2 क्यू क्यू कॉस 45। और जब ये दोनों बॉल का मान समान हो तभी इसमें कुल बल 0 होगा। इस वस्तु पर कुल बल 0 कब होगा? जब इधर का बॉल क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? इसमें बोल दिया कुल बल 0 है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि एफ क्यू क्यू बराबर क्या आएगा? 2f क्यू क्यू। यहाँ कितना है? cos 45। cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 लेते हैं, 1/√2। अब इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो q और q के बीच बल निकालना है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो दो आवेश के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है k, q1 q2, तो q इंटू q, अब बटा में दूरी का स्क्वायर। बताइए दूरी, ये दूरी कितना है? ये वाला है r, ये वाला है r। तो समकोण त्रिभुज में पढ़े कोण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना आएगा? 2r स्क्वायर। तो 2 का वर्गमूल है तो √2 रहेगा, तो ये आएगा √2 और r आएगा, क्या आएगा? √2r। ऐसे भी आपको यदि याद हो कि किसी वर्ग का विकर्ण होता है √2r, तो आप √2r लिख सकते हैं। ओके, तो इन दोनों आवेश के बीच दूरी कितना गया? √2r। यहाँ लिख देंगे √2r स्क्वायर बराबर 2 है, तो 2 एक काम करते हैं, √2 से कटा दे इसे, ये √2 कितना जाएगा? √2, तो √2
इंटू आगे एफ क्यू क्यू, तो फॉर्मूला क्या होगा के Q1 Q2 और बटा में क्या होता है आर स्क्वायर। अब बताइए इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, स्मॉल आर है, लिख दीजिए स्मॉल आर का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ध्यान देंगे। अब इसको यदि सॉल्व करें क्या हो जाएगा, तो फिलहाल एक के से क्या होगा कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, तो यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्यू बटा रूट 2 का स्क्वायर 2, आर है तो आर स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, यहाँ देखिए कितना है रूट 2 है तो रूट 2, यहाँ कितना है स्मॉल क्यू तो स्मॉल क्यू, बटा में क्या है आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर। अब इसे क्या होगा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या निकालना है कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू इधर हो जाता है, स्मॉल क्यू आ गया इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट 2, कितना गया 2 रूट 2, कह दिया 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो। ओके चलते ये रहा इस सवाल का सॉल्यूशन, चलता है वाला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ऑप्शन ए दिया है बढ़ता है, ऑप्शन बी दिया है घटता है, सी दिया है अचर होता है, डी दिया है बढ़ या घट सकता है। अब समझिए बढ़िया सर, जब किसी वस्तु का आवेशित करेंगे क्या होगा, तो कोई वस्तु आवेशित कैसे होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या होता है धनावेशित हो जाता है, यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है ऋणावेशित होता है। तो लेकिन इसमें यदि बोला होता धनावेशित किया था, धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो वस्तु को धनावेशित करने पर द्रव्यमान थोड़ा सा घट जाता है, ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ेगा। ऋणावेशित माने क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो जब किसी वस्तु को कुछ पदार्थ आएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोला है आवेशित, तो आवेशित मतलब कंफ्यूज किया है, इसमें नहीं बताया धनावेशित या ऋणावेशित, तो दोनों केस हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी बढ़ या घट सकता है। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बढ़ या घट सकता है। यदि रहता धनावेशित तो बोलते द्रव्यमान घटता, ऋणावेशित तो द्रव्यमान बढ़ता, बट यहाँ आवेशित की बात की इसलिए हम क्या टिक करेंगे बढ़ या घट सकता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, तो जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला पी क्रॉस ई, एंड ऑप्शन नंबर ए तो ए टिक करो। ओके चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक विद्युतीय द्विध्रुव को दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण इतना एवं इतना है, यानी ए का परिमाण है प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम, तो हम जानते हैं जब एक प्लस में तो दूसरा माइनस हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी इतना है, तो बोला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ओके अब हमको निकालना विद्युत द्विध्रुव पी, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इंटू दूरी, तो दूरी को डी मान लेते हैं, अब 2a भी मान सकते हैं। तो आवेश का मान कितना दिया है, तो एक आवेश दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻, इस कोई भी आवेश लेंगे इंटू दूरी, दूरी कितना दिया है 2.4 इंटू 10⁻10। ओके तो जब भी ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा ना, तो ये दोनों गुणा करने से पहले ना हमको देखिए हम क्या करना है, सही ऑप्शन तक जाना है। ओके तो कोशिश करेंगे इसको हल करने, बताइए 10 की पावर -19 10 की पावर -10 कितना आएगा, तो 10 के पावर -19 -10 ये कितना हो जाएगा -29। ओके तो 10 के पावर -29 कहीं दिया है। अब देखिए दो को ऑप्शन में दिया है, और फिर 27 में सभी ऑप्शन लगभग नजदीक है, इसलिए कंप्लीट गुणा करना पड़ेगा। ठीक है चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 3.2 यह कितना है 2.4 कितना आएगा 4 दूना 8 4 3 12, ये कितना आएगा 2 दूना 4 3 दूना 6 8 4 2 6 6 1 7। ओके दो अंक पहले दशमलव यानी कितना है क्या 7.68 इंटू 10⁻⁻29, तो 7.68 को ही दिया है 7.68 10⁻⁻29 ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक कर देंगे। क्या टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ऑप्शन ए दिया 0, बी दिया सतह पर लंबवत, ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा बी। तो जानते हैं चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है लंबवत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया निर्वात में आकाश का परिविद्युतांक क्या होता है। चलिए अब ऑप्शन से इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा बट यहाँ पर देना चाहिए था निर्वात में आकाश, अच्छा आकाश की विद्युतशीलता क्या होती है, तो हम लोग पढ़े तो कितना होता है 8.85 10⁻12, तो कहीं दिया है यहाँ पर दिया है और कहीं नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो मात्रक चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या सी, तो सी टिक करना। ओके अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछा है, ऑप्शन दिया कूलम पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, तो हम जानते हैं ई का फॉर्मूला क्या होता है एफ बटा क्यू, तो एफ माने बोल के सही मात्रक न्यूटन, और बटा में क्यू क्यू यानी कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके अगला क्वेश्चन एक स्थिर कूलम यानी एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम, तो हम जानते हैं होता है 1/3 इंटू 10⁻9, हम लोग पढ़े थे लोग एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम इतना होता है। अब देखते हैं कहाँ पर दिया, ऑप्शन ए दिया 3 इंटू 10⁻9 ये नहीं होगा, बी दिया 3 इंटू
तो ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर 1/3 है, सीधे 1/3 इंटू 10⁻⁹ तो ये बटा में प्लस ऊपर है तो माइनस हो जाएगा, नहीं होगा 1/3 इंटू 10⁻⁹, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो डी में दिया 1/3 इंटू 10⁻⁹, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू? ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बोले या एक स्टेट कूलम बोले, दोनों का मतलब क्या हो सकता है? अब इस क्वेश्चन में कहते हैं एक कूलम में कितना ईएसयू, यानी अब पूछ दिया कूलम से कितना ईएसयू आएगा, तो इधर बटा में इधर तो गुणा हो जाएगा, यानी 3 इंटू 10⁹ होगा। तो 3 इंटू 10⁹ कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में, 80 कर दें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? चलिए, तो विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटा द्रव्यमान। क्या होता है? आवेश बटा द्रव्यमान। हम पढ़े हैं लोग, विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बटा द्रव्यमान। आवेश बटा द्रव्यमान। तो किसका विशिष्ट आवेश निकालना है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁴ कूलम। अब बटा में द्रव्यमान, तो द्रव्यमान भी किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का लेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10⁻31। ओके, चलिए इसमें 4 ऑप्शन, ऐसे इनमें से कोई नहीं भी दिया है, तो जब भी नॉन ऑफ दिस वाला ऑप्शन आता है तो पूरा बढ़िया सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बताइए कितना आएगा? इसको दशमलव सेम अंक पर है, खत्म करते हैं। 91 भागे 16 नहीं कटेगा, दशमलव देंगे 0। ओके, कितना गया? 1 से आएगा ना, ये कितना गया? 91, 10 में से गया 9, ये 15, 15 से 9 गया 6 आ गया, फिर 0 दे तो कितना गया? 9 6 54, 9 से 63, अप्रोक्सीमेटली 7 आएगा, यानी कितना गया? 0.17 इंटू 10 पावर है, माइनस ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? -19 और प्लस 31, तो कितना गया? 11 में से 9 गया 12, यानी कितना आ गया? 2 आएगा, तो ये मिलकर 12 होगा। ठीक है, तो 31 में से 19 गया, कितना गया? 12 आ गया। इसको वैज्ञानिक संकेतन बोलते कितना आएगा? 1.7 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी। कहीं दिया है तो 1.7 1.8 के नजदीक है कि उसको और यदि सिंप्लीफाई करते तो कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो 1.8 10 पावर 11 कूलम पर केजी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर दो। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र डैश होता है, संरक्षित, असंरक्षित। संरक्षित होता है, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? 80 करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन सी राशि या अदिश है? कौन अदिश है? ऑप्शन ने दिया आवेश, तो हम जानते हैं आवेश अदिश होता है। बी दिया है धारिता, धारिता भी अदिश दिया है, होता है। विभव भी अदिश होता है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या करेंगे? डी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आवेश, धारिता, विभव तीनों क्या है? अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E इक्वल टू होता है F/Q, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा, सिग्मा इक्वल होता है Q/A, तो ऑप्शन नंबर में दिया Q/A, तो ऑप्शन नंबर 80 कर। अगला, कूलम के नियम का सदिश रूप क्या है? तो कूलम के नियम हम लोग पढ़े लो, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बट सदिश रूप पूछेगा, वेक्टर देगा, तो जब वेक्टर तो नहीं, यहाँ पर दिशा पूछ रहा है, तो दिशा के लिए माध्यम लगा दिए आर कैप। क्या लगा दिए? आर कैप। अब कैप हटाएंगे, देखिए इसमें कोई आर कैप दिया नहीं, पूरा कंप्लीट वेक्टर दिया है, तब लोग अभी पढ़ेंगे इस तरह से। ए कैप का फॉर्मूला वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आर कैप का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होगा पूरा वेक्टर आर, इसको लिख सकते हैं ऐसा, पूरा वेक्टर आर अब बटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर क्यू हो जाएगा। तो बटा में कहीं आर क्यू दिखाई दे रहा है? आर बटा आर क्यू यहाँ पर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू है ना, ऑप्शन ए में है। और देखिए तो इसमें नहीं है, यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पावर 3 दिया है, यहाँ ए आर स्क्वायर, यहाँ आर दिया भी नहीं होगा, आर स्क्वायर नहीं है ना, ऑप्शन नंबर ए 80 कर देंगे। करेंगे ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो ई का वैल्यू तो 1.6 10⁻⁻19, तो -16 दिया है, गलत। -18 गलत, -17 गलत, -19, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी कर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, विद्युत तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। बट जब भी क्वेश्चन है ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे तब टिक करेंगे। चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होना चाहिए? ओके, ध्यान देंगे, इसमें बोला गया दो आवेश Q, एक कैपिटल Q यहाँ पर है और दूसरा आवेश यहाँ पर, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, तो एकदम बीच में एक तीसरा आवेश रख दिए स्मॉल Q। अब बोल रहा है कि ये व्यवस्था संतुलन में रहे, किस में रहे? संतुलन में। इस स्मॉल Q का मान कितना होना चाहिए? तो पहली बात है, जो स्मॉल Q रखे हैं, जो दोनों कैपिटल Q धनावेशित है, अब स्मॉल Q धनावेशित रखे चाहे ऋणावेशित रखे, इस पर कुल बल हमेशा 0 होगा। कुल बल क्या होगा? 0। कैसे? मान लीजिए प्लस में रहता है, इसको इस पर इधर बोला गया, इस पर इधर बोला गया, और दोनों की दूरी सेम है, Q Q गुणनफल ये वाला, ये भी Q Q गुणनफल दोनों सेम होगा, तो कुल बल 0। बाई द माइनस में रहे तो यानी जो बीच में आवेश रखे हैं ना,
इस आवेश पर कुल बल हमेशा जीरो रहेगा। एक हम चाहते हैं पूरा सिस्टम संतुलन में बना रहे, तो संतुलन में कब बना रहेगा, जब इस पर भी कुल बल जीरो है, इस पर भी कुल बल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब इस पर कुल बल जीरो कब होगा, तो इस आवेश पर कौन कौन आवेश बल लगाएगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू तो कंफर्म है बाहर की ओर बल लगाएगा, क्यों कि दोनों सजाती है। अब ये भी यदि उसी नेचर का आवेश रहे तो बाहर को लगेगा, कभी जीरो हो पाएगा, कुल बल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हम आवेश रखे यदि ये आवेश माइनस में रहे, किस में रहे, माइनस में, तो कंफर्म इधर बल लगाएगी, इधर बल लगाएगा। तो यदि ये ऋणावेशित रहे यानी ऋणात्मक आवेश रहे तभी जाके इसका कुल बल जीरो हो सकता है। तो ये तो श्योर हो गया कि जो हम आवेश रखेंगे उस आवेश का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन ए दिया Q/2, तो प्लस में कभी नहीं होगा, ये भी प्लस में कभी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं तो सी होगा, बी एस सी। अब कौन होगा चेक करते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अब ये जो Q वाला है यहाँ से दूर है, तो दूर है, इसका प्रभाव कम होगा। तो यहाँ पर जो आवेश है इस Q से तो नहीं कॉमन नहीं लेंगे, ये नजदीक है, तो जब नजदीक है तो 4Q तो हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो, बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, बट इसको सॉल्व कर लाते हैं, देखिए कैसे, ध्यान देंगे। तो एक काम करते हैं, ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। ओके, चलिए इस दूरी को हम मान लेते हैं x, ये भी दूरी क्या होगा, x होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या होगा, x, ये भी दूरी क्या होगा, x होगा। ओके, चलिए इस पर हाई वाला इसको मान लेते हैं, यहाँ पर f कैपिटल Q, हाई वाला क्या है, f स्मॉल q कैपिटल Q, और दोनों का वैल्यू बराबर करना है, तो f स्मॉल q कैपिटल Q बराबर f कैपिटल Q, ध्यान देंगे। अब देखिए बॉल निकालना, बॉल का फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2, तो स्मॉल q कैपिटल Q, तो हो जाएगा स्मॉल q कैपिटल Q बटा में दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है x स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच बॉल निकालना है, तो होगा k Q1 Q2 बटा में दूरी, तो दूरी कितना है x और x 2x, तो 2x का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर, k से k कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल, और किसका मान निकालना है, स्मॉल q का मान निकालना है। ओके, तो स्मॉल q बटा x स्क्वायर बराबर कितना है यहाँ पर, कैपिटल Q बटा 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर। अब क्या होगा, x स्क्वायर कैंसिल होगा, तो q का मान कितना आ गया, q बटा 4, और ये q ऋणात्मक है तो यानी यहाँ पर माइनस आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक, यानी q बटा 4 आ गया। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर दिया है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। ओके, अब बता दें आपको, यहाँ पर दो आवेशों दिया, ठीक है, हालांकि यहाँ पर पता क्या देना चाहिए था, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, ऐसा देता है दो प्रोटोनों के बीच, ये देता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन के बीच, ठीक है, तब मानते सवाल वैलिड है। अब बता दें, यदि दो इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यरत विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल दोनों का अनुपात कितना होता है, 10⁻42 होता है। क्या होता है, 10⁻42। कब, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका कोटि होता है 10⁻42। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो इनके बीच कार्यरत गुरुत्वीय बल, सॉरी विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात कितना होता है, तो होता है 10⁻39। कितना होता है, 10⁻39। अब मान लीजिए दोनों प्रोटॉन होता है, तो दोनों प्रोटॉन होता है कितना होता है, 10⁻36 होता है। यानी इसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बट इसमें क्लियर नहीं किया है। तो जब भी कोई कंफ्यूजन वाला सवाल है और एग्जाम में अधिक सवाल दिए गए हैं, कम सवाल बनाना है, ऐसे सवाल स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। बट आप वो सिखाए थे कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। चलिए मान लेते हैं सपोर्टेड, यहाँ पर क्या दिया है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है, ठीक है। तो दो आवेश, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन का बात किया है, तो दो इलेक्ट्रॉन बात क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेते हैं। ओके, अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो आवेश के कारण कौन बल काम करता है, विद्युतीय बल काम करता है। और हम जानते हैं दोनों में द्रव्यमान भी है, तो द्रव्यमान का कौन बल काम करता है, गुरुत्वीय बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी मान लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है, विद्युत बल, तो विद्युत बल को मान लेते हैं Fe, बटा में क्या निकालना है, गुरुत्वीय बल, इसको मान लेते हैं Fg, तो Fe बटा Fg का मान निकालना है। ओके, अब दोनों के बीच कार्यरत विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है K × Q1, तो इसका आवेश कितना होगा, E होगा, इसका भी आवेश कितना होगा, E, अब बटा में दूरी स्क्वायर, दूरी कितना है R, तो R स्क्वायर लिख दीजिए। गुरुत्वीय बल की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है G m1 m2, तो इसका मास कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब बटा में दूरी कितना R, तो R स्क्वायर कैंसिल, इसको सॉल्व करते कितना आएगा, K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9, E का वैल्यू 1.6 10⁻−19, फिर E दिया है तो 1.6 10⁻−19। बाइटर में क्या है, G का वैल्यू कितना होता है 6.67 10⁻−11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻−31, फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 10⁻−31, इसी को सॉल्व करें तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फिर से हम बता दें आपको, यदि यहाँ पर दिया रहा तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच, तो ये आता, बोलता है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच,
तो ये आता। अब बोलता है 2 प्रोटॉन के बीच ते वाला था, ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, अब बता दे 2 इलेक्ट्रॉन रहे या 2 प्रोटॉन रहे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन रहे, उनके बीच क्या होता है, विद्युतीय बल का मान फिक्स रहता है। क्योंकि विद्युतीय बल किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ आवेश पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश क्या होता है, एक समान होता है। परंतु जब ये गुरुत्वीय बल की बात करें तो गुरुत्व बल क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ने से बढ़ता है। देखिए तो यहाँ पर मास के समानुपाती है ना, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। तो जब बट्टे के नीचे वाला टर्म बढ़ेगा तो ओवरऑल ये वाला अनुपात क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए 2 प्रोटॉन के बीच वाला क्या होगा, सबसे कम है। 1 प्रोटॉन था तो थोड़ा ज्यादा है, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, और ज्यादा है अनुपात। इससे आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना हो कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था बने। ध्यान, साम्यावस्था की बात किया तो हम पढ़े थे, साम्यावस्था 2 टाइप का होता है, एक होता है अस्थायी साम्यावस्था, एक होता है अस्थायी साम्यावस्था। तो स्थिर साम्यावस्था मैंने क्या बोल रहा है, अस्थायी साम्यावस्था। तो अस्थायी साम्यावस्था कब होता है, जब दोनों के बीच कोण कितना हो, 0 डिग्री हो। दोनों के बीच कोण कितना हो, 0 डिग्री। तो कहीं दिया है ऑप्शन नंबर डी में 30 डिग्री। अब बोलता है अस्थायी साम्यावस्था तो कितना होता है, 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी होता है। परंतु जब स्थिर साम्यावस्था दी है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो क्या कर दिए, डी टिक कर दिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है, कौन सदिश है। ऑप्शन ने दिया विद्युत फ्लक्स, नहीं, ये तो अदिश राशि है, क्योंकि पढ़े फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एस, और डॉट प्रोडक्ट तो अदिश न होता है। विद्युतीय विभव, विभव भी अदिश राशि, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये भी क्या है, अदिश है, ये भी गलत है। विद्युत तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो डी वाला क्या है, सदिश राशि। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम को क्या कहा जाता है। तो 2 आवेश के बीच लगने वाला बल कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिया एम्पियर का नियम, बी दिया ओम का नियम, सी दिया फैराडे का नियम, डी दिया कूलम का नियम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी कूलम का नियम होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर दिया, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। तो परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन आप समझ पा रहे होंगे किसी बात कर रहे हैं, तो ये विद्युतशीलता की बात कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मूला ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको इसका मात्रक निकालना है, तो जिसका मात्रक निकालना है उसको एक साइड करते हैं, बाकी सब एक साइड करते हैं। चलिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बताइए क्यू माने क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ये भी आवेश है, इसका मात्रक कूलम। तो कूलम कूलम क्या होगा, कूलम स्क्वायर। अब बटा में 4 पाई का मात्रक नहीं होता है, बल का सही मात्रक न्यूटन, दूरी का सही मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 मीटर का पावर -2। अब किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया न्यूटन का पावर -1, कूलम पावर -1, बट यहाँ कूलम पावर 2 है। तो कूलम का पावर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, परंतु मीटर का पावर -2 चाहिए, यहाँ पर -2 नहीं है। कूलम का पावर -2 नहीं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, कूलम स्क्वायर न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टिक कर लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल क्या कहते हैं। इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक कर। अगला क्वेश्चन दिया कि आवेश का परिमाणीकरण, परिमाणीकरण का मतलब क्या होगा, क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या दर्शाता है, तो हम लोग पढ़े थे कि आवेश क्वांटमकृत होते हैं, अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। यानी न्यूनतम आवेश क्या हो सकता है, ई हो सकता है, तो सीधे 2e होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 0 आवेश होगा। तो आवेश क्या होता है, ई के पूर्णांक गुणज के रूप में चलते रहता है, ई का फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ई का फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके, या तो ई नहीं तो 2e नहीं तो 3 होगा। चलिए तो ऑप्शन ए दिया है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश, यानी किसकी बात कर रहे हैं, ई का अंश। तो क्या ई का कभी अंश के रूप में आवेश हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो आवेश का क्वांटमीकरण यही बताता है कि हमें क्या ई का पूर्णांक गुणज होता है, अंश गुणज नहीं होता है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई होगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, बोल रहा है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी गुण है, परंतु ये परिमाणीकरण से कोई मतलब नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए दिया क्षेत्र की शक्ति, बी दिया दिशा, सी दिया आवेश की प्रकृति, डी दिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा से क्या होता है, शक्ति का पता लगता है। शक्ति का पता लगता है तो पढ़ते हैं जहां विद्युत क्षेत्र रेखा होगा घनत्व अधिक होता है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखा है, या घनत्व ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा होगा, या घनत्व कम है तीव्रता क्या होगा, कम होगा। ओके, तो शक्ति की पता चलता है। विद्युत दिशा, जी बिल्कुल, विद्युत क्षेत्र रेखा से हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमको यहाँ का दिशा निकालना है तो यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो स्पर्श रेखा दिशा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी दिशा भी पता लगता है। आवेश की प्रकृति, तो हम जानते हैं जिधर प्लस क्यू चार्ज रहता है उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलते हैं और माइनस की ओर जाता है, यानी इससे आवेश की प्रकृति का भी पता लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर Q/L। Q का सही मात्रक कूलम, L का सही मात्रक मीटर।
तो कूलम पर मीटर कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए है, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। लास्ट है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो जिसका विमीय सूत्र यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो किसका विमीय सूत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पढ़े ए बराबर के सॉरी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ना, तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो एफ का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 बटा क्यू का क्या होता है 18 यानी 8। अब इसको सॉल्व करें क्या आएगा, एम है तो एम, एल है तो एल, यहाँ टी के पावर 1 ऊपर है तो माइनस हो जाएगा, तो -2 -1, टी के पावर -3 ए के पावर -1। किसी ऑप्शन में ऐसा दिया है देखिए, तो एम एल टी -3 एम एल टी -3 एम एल टी -3 ए -1, ऑप्शन नंबर बी में है तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ध्यान देंगे 8 कूलम ऋण आवेश, यानी क्यू का मान कितना दिया है, 8 कूलम दिया है। हालांकि हमको संख्या निकालना है तो प्लस माइनस कोई मतलब नहीं है, बताना है कितने इलेक्ट्रॉन यानी एन का मान निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा चलो क्यू बराबर एन ई, एन का मान निकालना है तो एन का फॉर्मूला ऐसे कितना आएगा, क्यू बटा ई, क्यू का मान कितना है 8, ई का वैल्यू कितना था 1.6 10⁻⁻19। ओके इसको सॉल्व करें, 10 हटेगा तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 तो कितना आएगा 80 बटा 16 यानी 16 पचे 80, तो 5 गुणे 10 का पावर माइनस ऊपर है तो प्लस यानी प्लस 19, तो 5 गुणे 10 का पावर 19 कहीं दिया है, तो 5 गुणे 10 ऑप्शन नंबर ए में क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव गुण क्या होगा। ओके सवाल समझिए, इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में दिया है 5 कूलम के 2 बराबर एवं विपरीत, एक आवेश यहाँ पर है मान लीजिए 5 कूलम है, इतना ही दूसरा रखा गया है -5, तब विद्युत द्विध्रुव बनेगा। बीच की दूरी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्या बोला गया है द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें, यानी हमको निकालना है पी, तो पी का फॉर्मूला क्या था क्यू इंटू दूरी, तो क्यू का मान दिया है 5 और दूरी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लाएंगे तो 5 बटा 100 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर मीटर में क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, तो कितना गया 25 बटा 100 यानी 0.25, तो 0.25 कहीं दिया है, अच्छा यानी इस तरह दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इस हम लिख सकते हैं 5 बचे 25 गुणे 10 का पावर -2, इसे लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10, दशमलव इधर है तो पावर पड़ेगा 10 पावर -1, तो 2.5 गुणे 10 पावर -1 कहीं दिया है। अच्छा एक मिनट, यही दिया है 25 गुणे 10 का पावर -2, ठीक है, तो 25 गुणे 10 का पावर -2 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, तो बी टिक करेंगे, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है। अब मान लीजिए कोई आवेशित गोला है धातु का, अब पृष्ठ से केंद्र की ओर आए, तो केंद्र की ओर आ रहे हैं यानी अंदर आ रहे हैं, और हम जानते हैं अंदर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है, तो जब पृष्ठ से केंद्र की ओर आएंगे तो जैसे पृष्ठ से अंदर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया घटता है, बी दिया बढ़ता है, सी दिया है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर हो, और डी दिया सर्वत्र शून्य रहता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक यानी सर्वत्र क्या होता है शून्य रहता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन का नेचर चेंज हो गया अभी तक मतलब एक कैटेगरी का था, क्वेश्चन बैंक होगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, आप ये देखे भी होंगे। अब क्वेश्चन दिया है यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, आप निकाल सकते हैं कैसे, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है ई डॉट एस, जहाँ ई क्या है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ऐसे मतलब क्या होता है न्यूटन पर कूलम, एस क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए नहीं दिया है, ऑप्शन दिया वोल्ट में, क्या दिया वोल्ट में, तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और ही मात्रक पढ़े, क्या पढ़े लोग वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर ऐसा पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर एस माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कितना आ गया वोल्ट मीटर आ गया, कहीं दिया वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे गाउस के नियम, गाउस के नियम के अनुसार क्या होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान क्या होता है उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक करो यानी Q/ε0 होगा। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा σ/2 ε0, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करेंगे। ये देख लिया आप लोग गाउस के नियम को अनुपूरक में पढ़े होंगे लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर देंगे। ओके अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन में क्यू का मान कितना दिया है
10 माइक्रो कूलम। अब बोला गया फ्लक्स का मान क्या होगा फाई, तो हम लोग पढ़े लो फाई का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बटा एप्सिलॉन। ओके अब बताइए ये जो आंसर है सब एसआई मात्रक में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो इसको भी हमको एसआई मात्रक में लाना होगा। तो 10 है तो 10 माइक्रो मान क्या होता है 10 का पावर -6 एक कूलम, तो कितना है 10 का पावर -5 कूलम। ओके अब बताइए हमको निकालना है क्यू बटा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का मान क्या होता है 8.85 × 10⁻12, तो थोड़ा सा सॉल्व करने में परेशानी होता है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ सिचुएशन दिखाई दे तो थोड़े से मॉडिफाई करेंगे मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा कि इसमें ऊपर भी 4 पाई से गुना कर दें नीचे भी 4 पाई से, क्या हमेशा कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ तो इसको हमेशा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई क्यू। अब इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आसान होता है 9 × 10 का पावर 9 इंटू 4 पाई है तो 4 पाई क्यू आंसर किस रूप में दिया है पाई के रूप में दिया है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, इंटू में क्यू का मान कितना है 10 का पावर -5, तो 10 का पावर -5 इसको सॉल्व करते हैं कितना है क्या 9 चौका 36, तो 36 पाई गुणे 10 का पावर 9 10 का पावर -5 कितना आएगा, तो 9 में से 5 गया कितना आएगा 4, 10 का पावर 4 10 का पावर 4, तो 36 पाई गुणे 10 का पावर 4 कहीं दिया है 36 पाई गुणे 10 का पावर 4 और कोई नहीं दिया है, एक मिनट अच्छा यहाँ पर भी दिया है, अच्छा यहाँ पर माइनस दिया होगा माइनस छूट गया। ओके चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सबका ऐसा ही मतलब क्या है सेम। ओके ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 36 पाई गुणे 10 का पावर 4। ओके चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अब ध्यान देंगे स्थिर इकाई धन आवेश क्यू का मान दे दिए 1 कूलम, संपूर्ण फ्लक्स निकालना है फाई का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान 1 तो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 कह दिया है। ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन है एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। इसका मतलब एक बंद पृष्ठ है इसके अंदर मान लीजिए कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिए प्लस क्यू तो क्या होगा माइनस क्यू, तो बताइए हम लोग पढ़े थे लोग वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, तो जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ में रखते हैं तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है 0 होता है। लेकिन अभी हम बोला है n वैद्युत द्विध्रुव रखेगा, अब इसे आप n कितना हूं रख दे हजारों रख दे कितना हो रखे कुल आवेश कितना हो 0 होगा, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना हो 0, और हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इनसाइड एन अंदर कुल आवेश बट एप्सिलॉन नॉट, जब क्यू का मान 0 हो जाएगा तो फाई का मान क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी का dt कर देंगे। ओके चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है अगला क्वेश्चन ये एक बिंदु आवेश क्यू से r दूरी पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है। विभव का मान तो विभव का फॉर्मूला क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए तो 80 कर देंगे। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभव प्रवणता फॉर्मूला क्या होता है dv/dx होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी dv/dx या dv/dr, पता क्या हुआ विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो v का फॉर्मूला क्या होता है w/q कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में है तो बी टिक कर देंगे। ओके 10 माइक्रो कूलम माइनस 10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में इतना दूरी पर स्थित है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यू का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r, q1 q2 बाई r, r क्या है दोनों बीच दूरी है, इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10 का पावर 9, q1 q2 तो q1 का मान दिया 10 माइक्रो कूलम, तो 10 माइक्रो कूलम को हम निकाल सकते हैं, देखिए तो 10 माइक्रो कूलम तो 10 × 10 का पावर -6 कूलम यानी 10 का पावर -5 कूलम, तो यहाँ गया 10 का पावर -5 कूलम इंटू ये भी कितना होगा 10 का पावर -5 कूलम। देखिए ध्यान देंगे ये प्लस में या माइनस में, तो ये प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, यानी ओवरऑल रिजल्ट माइनस में आने वाला है। अब बटा में क्या था दूरी, दूरी कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर तो 40 × 10 का पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलते क्या करते हैं 10 का पावर -2 करते हैं, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 40 सेंटीमीटर है 100 से भाग करेंगे किसमें आएगा मीटर में आएगा, तो कैंसिल 0.4 यानी 0.4 जैसे बनाना है बना सकते हैं। ओके अभी रिजल्ट माइनस में आ रहा है देखिए तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो होगा नहीं, तो सी और डी में कौन होगा अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो कितना ये तो पता है ना अंक के हिसाब से अंक से करते हैं, तो 10 हटाएंगे ऊपर 0 आएगा, तो लिख सकते हैं 90/4 गुणे 10 का पावर 9 -5 -5 तो कितना आएगा 9 में से 5 गया 4, 4 में से 5 गया -1 इतना गया। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना जाएगा यहाँ पर, तो 9/4 एक काम करते 10 पावर -1 तो नीचे 0 कर दे 40 है यहाँ 90 तो कैंसिल, तो 9/4 9/4 कितना आएगा 4 दूना 8 1 4 दूना 8 देखिए तो 4 भागे 9 कितना आएगा 4 दूना 8 यहाँ पर 1 आएगा दशमलव देंगे 0 4 दूना 8 फिर 2 4 5 20 यानी 2.25 कहीं दिया है माइनस में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे 5 दिया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है 0 होता है। हम लोग पढ़े थे लोग मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, निरक्षीय स्थिति यहाँ पर होता है
अब विभव निकालना है तो प्लस के कारण विभव प्लस में होता है, माइनस के कारण माइनस में होता है। अच्छा चूंकि दोनों से दूरी समान है, दोनों का आवेश का मान समान है, तो जितना इसे कारण उत्पन्न होगा उतना इसे कारण होगा, तो ये प्लस है वो माइनस है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टी करेंगे, ठीक, क्या टी करेंगे, डी टी करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो विद्युत विभव किससे समानुपाती होता है, 1/r² होता है। किसका होता है, 1/r² के। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। किसी बिंदु, तो बिंदु आवेश r दूरी विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 q/r होता है। तो q/r, तो यहाँ बोला है r के अनुकरण गलत, r के, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, बी, यानी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके अगला क्वेश्चन दिया, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब जानेंगे, तो दो आवेश के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r, जहाँ r क्या है दूरी। और जब इसका मान बढ़ाएंगे तो ओवरऑल इसका मान क्या होगा, पूरा का मान घटेगा, ये बात मानते हैं लोग। परंतु यदि ये हम जानते हैं Q1 Q2, तो यदि एगो प्लस रहेगा माइनस रहे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। और जब कोई चीज माइनस में घटता है तो समझ लीजिए हम बोले -5 है, अब -3 कर दे, बढ़ाई घटा, तो है 5 तो घट रहा है परंतु ओवरऑल ये बोल रहा है, क्योंकि -5 से -3 क्या है, बड़ा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत आशा से देखे थे लोग, किसमें, तो जो हम लोग पार्ट 2 पढ़े हैं लोग, शॉर्ट नोट्स डिस्कस किए थे, उसमें सेम टू सेम सवाल में मिला था। अब इसका डायरेक्टली कंक्लूजन देख लेते हैं, तो उसमें क्या बताया गया था, जब दो सजातीय आवेश हो, जब दो सजातीय आवेश हो तो सजातीय आवेश के बीच की दूरी बढ़ाएंगे ना तो वैद्युत स्थिति घटेगी, परंतु विजातीय आवेश में क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर सजातीय विजातीय की बात नहीं की, सीधे दो आवेश की बात की, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ऑप्शन दिया घटती है, बी दिया बढ़ती है, सी दिया घट सकती है बढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर क्या टिक करना, सी टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे, सी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव v के बीच क्या संबंध है। तो ई इक्वल टू होता है -dv/dr, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो ए टिक कर देंगे। ओके चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कि r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ पर दो वैद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर है, ओके, ये प्लस क्यू है और यह क्या है, माइनस क्यू। कोई दूसरा वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं यहाँ पर है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये मान लीजिए प्लस क्यू और क्या है, माइनस क्यू। अब बोला गया है कि इसके बीच की दूरी कितना है, इनके बीच की दूरी दिया है r, कितना दूरी पर है, r दूरी पर है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ओके तो एक काम करते हैं, इसको यदि हम बात कर लें तो सिर्फ हम एक वैद्युत द्विध्रुव लाते हैं ना तो उसकी स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि अब इसके कारण कोई दूसरा लेंगे तब ना आएगा। अब ये अकेले है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करे। हम लोग पढ़े थे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कुछ स्थितिज ऊर्जा जनरेट होता है। अब यहाँ पर दो को वैद्युत द्विध्रुव है तो मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। अब इसको भूल जाइए, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव में एनर्जी जनरेट होगा, होगा। तो जो एनर्जी होगा वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े थे लोग, P माइनस P डॉट ई पढ़े थे लोग, हालांकि और भी बहुत सारे केस पढ़े थे। तो कोई भी केस पढ़े हो सब में क्या कंक्लूजन निकला था, तो U प्रोपोर्शनल टू E था। U प्रोपोर्शनल टू क्या था, E था, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम बात करें E का, तो E किस कारण है, वैद्युत द्विध्रुव कारण है। तो वैद्युत द्विध्रुव कारण कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो होता है RQ का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/RQ का समानुपाती कर देंगे, यानी RQ का व्युत्क्रमानुपाती क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे क्या निष्कर्ष निकला, ये जो स्थितिज ऊर्जा है ना RQ का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती क्या लिखेंगे, 1/RQ का अनुक्रमानुपाती। तो कहीं दिया है, ऑप्शन ने दिया है R², बी दिया R के पावर -3, R के पावर -3 दिया है, तो इसको ऊपर ले तो -3 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक फेराइड बराबर क्या होता है। चलिए तो हम लोग पढ़े थे लोग Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो C का मात्रा क्या होता है फेराइड, V का मात्रा होता है वोल्ट, Q का होता है कूलम। तो फेराइड पूछा गया है तो क्या होगा, यह कूलम बटा वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में देखा, टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है, तो होता है A ε/d। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो ए टिक करेंगे। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या है, ए और बी के बीच। अब देखिए इसको क्या किया है, शॉर्ट सर्किट किया गया है, इसका काम खत्म। तो सिर्फ क्या वस्तु हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योगफल क्या होता है, शून्य होता है। हम लोग पढ़े हैं लोग,
समांतर प्लेट संधारित्र पर एगो प्लस क्यू चार्ज होता है, एगो माइनस क्यू चार्ज होता है, और दोनों का जो फल क्या है, 0 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 कर दो। दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, अब समान धारिता वाले सी यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो बोला गया कि समतुल्य धारिता क्या होगा, तो सी और सी कितना होगा? 2C होगा, एंड ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये हम लोग पार्ट 3 में पढ़े थे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखा था। इस पर 2-3 सवाल और आया था, यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर वो वीडियो देख लें, तब इस वीडियो को देखें। चलिए देखा दिया 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनको कितना वोल्ट दिया जाता है? 1200 वोल्ट। तो मान यहाँ पर 1200 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है, तो क्या बोला रहा है? बोला जा रहा है इसमें कि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, यानी हमको इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो ये तो आपको पता नहीं है 1200 वोल्ट क्या होगा, दो जगह बटेगा। क्या दोनों जगह समान समान बटेगा? समान कब बढ़ता? जब दोनों का धारिता सेम होता तब बढ़ता, तो समान तो धारिता है नहीं। तो बताइए किस अनुपात में इसको बांटना है? तो कितना अनुपात में है? 1:2 में, यानी 2 और 4 का अनुपात क्या है? 1:2 में, यानी आपको इसको एक हिस्सा, 2 हिस्सा नहीं 3 हिस्सा में बांटना है। इसमें एक जगह 1 हिस्सा, एक जगह 2 हिस्सा। तो बताइए 1200 को 3 हिस्सा में बांटना है, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 400। कितना आएगा? 400। तो 400 एक हिस्सा आ गया, तो एक हिस्सा आ गया 400, तो दूसरा हिस्सा दो हिस्सा कितना आएगा? 800 आ गया, तो 800 आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ 400 रखे, कहाँ 800 रखे, किस पर डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा सी और भी में रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग पढ़े लोग सी बराबर क्यू बटा बी। इसका मतलब क्या हुआ? यदि सी का मान अधिक तो भी का मान कम, सी का मान कम तो भी का मान अधिक। तो बताइए हमको किस पर निकालना है? 2 माइक्रोफैराड पर। तो बताइए जो 2 माइक्रोफैराड है 4 की तुलना में क्या है? कम है, यानी सी का मान कम है। तो जब सी का मान कम तो भी का मान क्या लेंगे? अधिक। तो भी का मान अधिक कौन है? 400 की 800? तो 800 है, 800 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, तो सी टिक करेंगे। ठीक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संधारित्र जिन्हें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, परिणामी धारिता क्या होगा? अब श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, यानी कुछ ऐसा है ये भी सी सी सी। तो जब समान धारिता वाले n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य धारिता कितना होता है? c बटा n। बट यहाँ कितना है? 3 है ना, तो यहाँ c बटा 3 करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। ध्यान दें, तो सवाल में जो दिया उसको नोट करेंगे। तो सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया 100 वोल्ट, यानी v का मान दिया है 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट तक यानी 0 से 100 लेवल होंगे, तो विभवांतर भी तो 100 ही ना होगा। संधारित्र की संचित ऊर्जा यानी U का मान दिया है 1 जूल, 1 जूल कर दिया। तो क्या बोला गया है? धारिता ज्ञात करें, हमको C का मान निकालना है। किसका मान निकालना? C इक्वल टू वोल्ट। अब देखिए इस U का फॉर्मूला ले सकते हैं 1/2 CV²। हम लोग पढ़े U बराबर होता है हाफ CV²। इसका मान दिया 1, तो 1 लिख दिया। 1/2 C का मान, तो C का मान निकालना है। V का मान दिया 100, तो 100 का स्क्वायर 100 गुणे 100 अब बराबर 1 दिया। तो अब बताइए ये कितना जाएगा? ये वाला हमको निकालना है C का मान, तो C का मान कितना आ गया? ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा। अब बटा में कितना जाएगा? 100 गुणे 100 यानी 10 का पावर 4, 10 का पावर 4। तो 2 बटा 10 का पावर 4, इसे कितना लिख सकते हैं? 2 गुणे 10 का पावर -4 तो ही दिया है। तो 2 गुणे 10 का पावर -4 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में। तो क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। अच्छा बताइए 6 और 6 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में कितना आ जाएगा? 6 6 है तो कितना? 3 आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। अब फिर 3 और 6 किस में? समांतर में है, तो 3 6 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो क्या टिक कर देंगे? बी टिक कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 दिया। देखिए 10 नंबर दिया 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। ध्यान देंगे, सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 2013, 2015, 2016, 2023 लगातार 4 बार, मतलब 4 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे लोग पार्ट 3 वाला वीडियो में, यानी इसके पिछले वीडियो में। उसको आप जाकर देखेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसका हम एक शॉर्ट को ट्रिक बताए, तो अभी जा रहे हैं हम ट्रिक से बनाने। तो ट्रिक में क्या सिखाए थे? जब भी कुछ गोला को मिला के एक बड़ा गोला बनाए, उस बड़ा गोला की त्रिज्या क्या होता है? कितना गुना होता है? तो कितना है? 64 है ना, तो 64 का घनमूल कितना है? घनमूल 64 का घनमूल कितना होता है? 4। क्या होता है? 4। इसका मतलब त्रिज्या 4 गुना होगा। तो जब गोला का त्रिज्या 4 गुना, तो गोला का धारिता भी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो पहले धारिता था 5 माइक्रोफैराड, अब कितना होगा? 5 होगा 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो क्या टिक करेंगे? टिक करेंगे। फिर से देखिए, गोला की धारिता का फॉर्मूला था C बराबर 4πε0। तो हम जानते हैं जब त्रिज्या बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा। अब 64 को समरूप बूंद को मिला के एक बड़ा बूंद बनाए, तो बड़ा बूंद का त्रिज्या जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। तो जब बड़ा बूंद का त्रिज्या बढ़ गया तो धारिता भी बढ़ेगा।
तो सिर्फ हम ये पता कर ले कि बड़ा बूंद का त्रिज्या कितना गुना होगा, तो कितना गुना है 4 गुना। तो जब त्रिज्या 4 गुना तो धारता भी कितना गुना होगा 4 गुना। तो पहले धारता था 5, अब 5 का 4 गुना कितना होगा 20, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है ए और बी के बीच समतुल्य धारता ज्ञात करो। अब बताइए 3 और 2 कितना होगा 5, कितना गया 5, तो 5 माइक्रोफैराड, यहाँ पहले से कितना है 4 माइक्रोफैराड, 5 और 4 किस में श्रेणी में आ गया। तो इसका समतुल्य धारता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2। डायरेक्टली हम सिखाए थे क्या कि जब भी श्रेणी क्रम में 2 आए समतुल्य निकालना तो क्या करेंगे आगे गुणा करेंगे, तो 5 का 20 अब बाटा में जोड़ देंगे तो 5 4 9, तो 20/9 को ही दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है ए और बी बिंदु के बीच समतुल्य धारता ज्ञात करें, यानी ए और बी के बीच समतुल्य धारता ज्ञात करना है। अब देखिए 4 और 4 श्रेणी में है, तो 4 और 4 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके बदले आएगा यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड। फिर यहाँ पर देखिए क्या है नीचे यहाँ पर है कितना 2 और यहाँ पर है 4 और यहाँ पर भी कितना है 4। ओके अब ये 2 और 2 मिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हई दोनों मिलकर हो जाएगा 4, तो ये 4 4 4 श्रेणी में आ जाएगा श्रेणी में। तो जब समान धारिता वाले श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कैसे समतुल्य निकालते हैं, एगो उतार लेते हैं बटा में को हुआ है 3 गो, तो 3 से भाग, तो कहीं 4/3 दिया है ऑप्शन बी, तो बी टिक करो। ओके अगला क्वेश्चन है कथन वाला क्वेश्चन है, हालांकि कथन वाला क्वेश्चन में बिहार बोर्ड नहीं पूछ रहा है, बट सवाल आ गया तो देख लेते हैं। सवाल दिया है किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसके द्रव्यमान में अल्प वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है, ऋणावेशित करें तो उसको इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी कथन नंबर 1 सही है। और दिया आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का होती है, ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तभी ना आवेशित होता है कोई वस्तु, यानी कथन 2 भी सही है। तो ऑप्शन ए दिया है दोनों कथन सही है, तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। बी दिया है दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। और सी दिया है कथन 1 सही है कथन 2 गलत है, ऑप्शन नंबर सी डी तो होगा नहीं, तो ए या बी में दोनों कौन सही होगा, तो दोनों कथन सही है। तो क्या सेकेंड जो है कथन पहला की व्याख्या कर रहा है क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आवेशन क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तभी ना द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा, यानी कथन जो 2 है एक का सही एक्सप्लेनेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, जिसमें बोला गया दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80। ओके अगला क्वेश्चन देखिए दिया है दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर हमको इस पर निकालना है क्या चीज आवेश, क्या निकालना है आवेश। अब ध्यान दीजिए ये है 20 वोल्ट और ये है 10 वोल्ट, तो उच्च विभव पर है तो प्लस होगा और निम्न पर है तो माइनस, यानी प्लस क्यों होता है क्या होगा माइनस क्यों होगा। तो हमको निकालना क्या एक्स पर आवेश निकालना है, तो इतना तो कंफर्म हो चुका है कि एक्स पर जो आवेश आएगा माइनस में आएगा, तो ऑप्शन दिया 20 माइक्रोकूलम, तो ये नहीं होगा, -20 दिया है, 0 दिया है, -10 दिया है, तो 0 भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ आवेश होगा, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर है 20 वोल्ट, ये भी 20 वोल्ट होता है ना, तो विभवांतर होता है 0, तब ना मानते आवेश नहीं होगा। ये 20 वोल्ट 10 वोल्ट, यानी विभवांतर कितना है, विभवांतर दोनों के बीच कितना है 10 वोल्ट का विभवांतर है, तो भी का मान कितना है 10 वोल्ट, यानी कुछ ना कुछ आवेश होगा, तो आवेश माइनस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी ना तो डी होगा। क्या होगा सॉल्व करते हैं, तो भी का मान दिया 10 वोल्ट, सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान दिया 2 माइक्रोफैराड, तो क्या निकालना है क्यू का मान निकालना है, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सी इंटू वी, तो सी का मान दिया 2, तो जब आवेश लेंगे सॉरी धारिता लेंगे माइक्रोफैराड में तो आवेश आएगा माइक्रोकूलम, तो ऑप्शन सब माइक्रो में दिया है ना, तो माइक्रो हटाने की जरूरत नहीं है, तो 2 ले लेते हैं। अब भी का मान दिया कितना 10, तो 10 दूना कितना है 20, तो 20 माइक्रोकूलम, तो 20 माइक्रोकूलम प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है, गलत है, आवेश बढ़े घटे धारिता नहीं चेंज होता है, धारिता क्या होता है चेंज नहीं होता है, तो इसलिए कथन एक क्या है गलत है। कथन 2 दिया वी प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो हम लोग पढ़े चलो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, फिर आता है क्यू बराबर सी भी, हटाते हैं नियतांक लगाते हैं, तो भी के बढ़ने से क्यू बढ़ता है, तो क्यू बढ़ने से भी बढ़ता है, यानी क्यू और भी क्या है दूसरे समानुपाती है, यानी ये वाला कथन सही है, तो कथन 2 सही है, तो कहीं दिया है कथन 2 सही है कथन 1 गलत है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है किसी चालक की धारिता होती है, तो सी इक्वल टू क्या होता है क्यू बटा वी होता है, ऑप्शन नंबर डी, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होता है, तो ऊर्जा का हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े थे, चौथा फॉर्मूला भी देखे थे, तो इस सभी ऑप्शन में सी भी दिया है, तो हम जानते हैं 1/2 CV स्क्वायर कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो। ओके यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता क्या होता है, समांतर क्रम में सब जोड़ते हैं, तो C1 का n है तो क्या होगा NC1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो 3 × 10⁶ होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, तो ए टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन एक गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग कल देखे थे लोग 4 पाई एप्सिलॉन और r, ये किसका होता है, एक गोलीय चालक की धारिता होता है,
परंतु क्या गया, गोलीय संधारित्र आ गया ना, तो संधारित्र में दो गोला होता है, दोनों केंद्रीय रूप से होता है। तो छोटा गोला स्मॉल आर, बड़ा गोला मानते हैं कैपिटल आर। तो क्या होता है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, बटा में कैपिटल आर से स्मॉल आर घटाते हैं। तो कौन ऑप्शन में से दिया, देखिए तो आर प्लस आर ये नहीं होगा, आर माइनस आर, तो फिर यहाँ आर स्क्वायर आ गया, ये भी नहीं होगा, आर स्क्वायर ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हुआ था। क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे। ओके, तो हम क्या किए थे लोग, बड़ा गोला की त्रिज्या को कैपिटल आर माने थे, हो सकता है बड़ा वाला को स्मॉल आर मान लिया। इसमें सबसे सफिशिएंट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। केवल पढ़े थे ऊपर क्या था, दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल था, बटा में दोनों का अंतर था, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस किया है। ये क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया है, ये क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यह है कि वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है केवल उच्च धारा, केवल उच्च वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, केवल उच्च वोल्टेज। अब वोल्टेज से हम धारा उत्पन्न करें अलग बात है, परंतु वांडी ग्राफ जनित्र का काम क्या है, कई मिलियन वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न करता है, ठीक है। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता क्या होगा। तो न्यूनतम धारिता प्राप्त कब होता है, जब किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े तो 6/3 कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी या सी होगा। अब अधिकतम निकालना, तो अधिकतम कितना आएगा, 6 × 18। अधिकतम कब आएगा, जब तीनों किस क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें। तो 6 × 18 होगा, 18 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। और क्वेश्चन दिया आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है, कुल आवेश 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो ए टिक करेंगे। बोल रहा है पिको फराइड मात्रक किसका है, तो फराइड है, फराइड किसका मात्रक है, धारिता का है, तो पिको फराइड तो धारिता के ही ना होगा। ऑप्शन दे दिया आवेश का, विद्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, सी दिया विद्युत धारिता का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी धारिता का होगा। ओके, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो प्लेटों के आवेश पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आवेश पर डिपेंड नहीं करती, उसके दूरी पर डिपेंड करती है, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, परंतु आवेश पर डिपेंड नहीं करती। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला था सी बराबर 4πε0 r। ओके, सी का मान कितना दिया है, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। चलिए, तो 1 है तो 1 माइक्रो मान क्या होता है, 10⁻⁻6, इसका मान दिया 10⁻⁻6। यहाँ क्या है 4π, तो काम करते इसको इधर भेज दें, तो बटा में हो जाएगा 4πε0 r, यानी हमको r का मान निकालना। अब बताइए 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो होता है 9 × 10⁻9 और इंटू कितना दिया 10⁻⁻6 बराबर में r है, तो ये कितना आ जाएगा 9 और -6 तो 10⁻3 होगा, तो 9 × 10⁻3 मीटर कहीं दिया है, तो 9 × 10⁻3 मीटर, इसको किलोमीटर पर कितना आएगा 9 किलोमीटर, तो कहीं दिया है 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन दिया है धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है, इससे पहले बहुत बार डिस्कस हो चुका है ये सवाल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, टिक करेंगे। ओके, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। हम लोग जो पार्ट 1 कर रहे थे इस चैप्टर का, जो पार्ट 1 डिस्कस किए थे लोग, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बताया गया था कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ जितना भी बिहार बोर्ड में PYQ क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे वो सब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।